सर क्या मैं आ सकता हूँ? प्लीज बैठिए। थैंक यू। नमस्ते सर। आप अपने विषय में बताइए। मैम मैंने अपना स्नातक 2021 में हिंदी विषय के साथ और परास्नातक 2023 में 2023 में उत्तीर्ण किया है। और मैंने एक वर्षीय हिंदी अंग्रेजी अनुवाद डिप्लोमा किया है और 2022 में मैं यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। और मैं वर्तमान में शोधार्थी हूँ और मेरा शोध विषय है विजय द्वैनारायण शाही के आलोचनात्मक प्रतिमान, उनका अध्ययन। ठीक है। आपने कहा कि ट्रांसलेशन पे भी आपने कुछ काम किया है। जी चलिए मैं कुछ शब्द बोलता हूँ, 3 शब्द हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश, आप उसको ट्रांसलेट करके बताइएगा। जी। ठीक है। लेखांकन की अंग्रेजी क्या होती है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी होती है कि अकाउंटिंग होती है? सर मैं सॉरी सर, मुझे प्रतिमान की अंग्रेजी? सर प्रतिमान के लिए पैरामीटर है। पैरामीटर। जी श्योर है? सर अभी तो मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं है। एडजस्टमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सॉरी सर। ठीक ना। जी, आप अपना रिसर्च टॉपिक एक बार दोबारा दोहरा देंगे? विजय द्वैनारायण शाही के आलोचनात्मक प्रतिमान, एक अध्ययन। जी, क्या परिकल्पनाएं हैं आपकी? मैम इसमें मैं जो उनके प्रतिमान हैं, जिन्होंने उनकी जो आधार पुस्तकें हैं उसमें जायसी और लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस और शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट और मार्क्सवादी आलोचना में उनकी जो कम्युनिस्ट परिणति है उस पर उन्होंने काम किया, उसी को मैंने अपना आधार बनाया। लघु मानव कहाँ कहाँ प्रतिलक्षित होता है हिंदी साहित्य में? मैम जो लघुमानव की अवधारणा है वो उसकी जो पहले प्रवर्तक के रूप में हिंदी साहित्य में लक्ष्मीकांत वर्मा को माना जाता है, जिन्होंने पहली बार उस शब्द का प्रयोग किया। लेकिन नई कविता में लघुमानव की जो स्थापना की वो स्वयं विजय द्वैनारायण शाही जी ने की। नई कविता और अकविता दोनों के मानव में अंतर बता दीजिए। मैम जो नई कविता का जो मानव है वो लघु मानव है और जो अकविता का मानव है वो उन सारे मोह भंगों से ऊपर उठकर वो अपनी जिजीविषा के साथ जीना शुरू कर देता है। जबकि जो नई कविता का मानव है वो थोड़ा सा हताश दिखाई देता है, लघुता का बोध है। लेकिन जो अकविता का है वो लघुता का बोध के साथ भी जीना शुरू कर देता है। लघु मानव किन किन परिस्थितियों से घिरा हुआ है? मैम जो लघु मानव है वो उस तात्कालिक परिस्थितियों से घिरा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के जो परिणाम आए उनसे जो क्षणभंगुरता आई है उसका, और जो निरर्थकता बोध है उसका वो शिकार हुआ है, तो और अजनबियत का भी शिकार है। ठीक है। शाही जी के आलोचनात्मक प्रतिमान में साहित्य और समाज का संबंध किस प्रकार उभर कर सामने आता है? मैम उनका जो एक लेख है साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, उसमें उन्होंने साहित्य और समाज के बारे में बताया है। तो उनका मानना है कि जो साहित्य है और साहित्यकार का दायित्व वो मूलतः एक ही है। यह नहीं है कि साहित्य का क्या दायित्व है? उनका मानना है कि जो साहित्य का दायित्व है वो कला के लिए ही है। जैसे कि मार्क्सवादी जो दृष्टि रही है वो साहित्य का उद्देश्य मानती है कि समाज का उद्धार हो और समाज में क्रांति आए और समाजवादी व्यवस्था स्थापित इनकी हो। आलोचनाओं में अनुभूति, संवेदना और मूल्यबोध की क्या भूमिका है? मैम जो इनकी लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस पूरा लेख है वो उसमें उन्होंने इसी बात को उल्लेखित किया है कि जो नई कविता है दरअसल उसकी जो बनावट है वो अनुभूति को दर्शन में घुलाने की है। तो ये हो गया उनका अनुभूति की जो बात की आपने। और जो संवेदना का है, उन्होंने संवेदना के लिए ये कहा है कि जो मानव जीवन की संवेदना है वो उसके जीवन मूल्यों से निर्धारित होती है और तात्कालिक परिस्थितियों से। जैसे कि उन्होंने जो लघु मानव दिया वो संवेदना का शिकार है। इस तरीके से उन्होंने अपनी मतलब अनुभूति और संवेदना के बारे में स्पष्ट किया है। यदि शाही जी की आलोचनात्मक दृष्टि की तुलना नामवर सिंह से और रामविलास शर्मा जी से की जाए तो क्या आप समानताएं देखते हैं और क्या भिन्नताएं देखते हैं? मैम जो अगर नामवर सिंह से देखें तो नामवर सिंह ने जो नई कविता पर उनकी एक पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान, तो उसमें उन्होंने नई कविता पर बहस बात की है। उसमें वो शमशेर के बारे में जो बात करते हैं उसी के बरक्स जो
जैसे कि नामवर जी ने शमशेर के बारे में लिखा है कि वो बिंब विधाओं मतलब बिंब विधाओं का प्रयोग करने वाले एक प्रयोग धर्मी कवि हैं। जबकि जो नामवर जी जो शाही जी हैं, वो शाही जी उनकी काव्यानुभूति की बनावट को लेकर के ये समझाते हैं कि जो नई कविता में शमशेर जी ने प्रयोग किए वो काव्यानुभूति को लेकर के, ना कि बिंब को लेकर के। और जो अब की अगर मैं रामविलास शर्मा जी के बारे में कहें, तो रामविलास शर्मा जी ने जो हिंदी जाति की अवधारणा की बात की है, उसी को शाही जी इस दृष्टि से देखते हैं कि जो रीतकालीन कविता आज के साहित्यिक विमर्श में शाही जी की आलोचनात्मक दृष्टि किस प्रकार उपयोगी है? मैम, अगर मैं दो लेखों के माध्यम से ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि जी। पहली एक तो ये लघु मानव वाली जो बात है कि लघु मानव अभी कोई उन्होंने बताया कि लघु मानव एक शाश्वत मानव है जो समय समय परिस्थितियों से बदलता रहता है। कभी वो लघु हो जाता है, कभी वो अगर छायावाद में वो महत मानव के रूप में आता है, महामानव के रूप में। और अभी हम तात्कालिक जो अभी समकालीन संदर्भों में देखें तो अभी भी कुछ ऐसी समस्याएं विश्व के स्तर पे, हमें वैश्विक स्तर पे जो दिखाई देती हैं। उस समय अगर हम रूस और यूक्रेन के बारे में देखें, वहां पर जो लोग हैं आपका जो ये शोध है ये वर्तमान में किस प्रकार प्रासंगिक है? मैम, वर्तमान में मैं जो इनकी आलोचना पर जो काम हुए हैं उनको लेकर के मैं वर्तमान में प्रासंगिकता यही है कि जो अभी तक उनकी कविता को लेकर शोध हुए हैं, उनकी आलोचनात्मक प्रतिमानों को लेकर के नहीं हुए हैं। वर्तमान में प्रासंगिकता बताइए आप मुझे। वर्तमान में प्रासंगिकता मैम समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी है? समाज के लिए मैम इस तरीके से उपयोगी है कि जो उसमें जायसी के बारे में उन्होंने काम किया है, उसमें जो कि विधिवत कवि उनको बताया, और जो जायसी की पद्मावत पे उन्होंने जोर दिया है कि पद्मावत जो है। और सॉरी मैम, इसके आगे मुझे नहीं याद है। आप अपने शोध का निष्कर्ष मुझे 2 पंक्तियों में बताइए। मैम, मेरा शोध के निष्कर्ष जो हैं दो ये है कि पहला निष्कर्ष ये है कि इससे हिंदी आलोचना समृद्ध होगी, और उसमें जो आगे मार्क्सवादी आलोचना से आगे जो नई समीक्षा आंदोलन है उसके बारे में जो अभी तक अच्छे से काम नहीं हो पाया उस पर होगा काम। और दूसरा ये है कि जो जायसी के संबंध में अभी तक एक अवधारणा रही है कि वो सूफी कवि ही रहे, जबकि उसको शाही जी उनको उस सूफीवाद के घेरे से बाहर निकालते हैं। और मेरा मानना है कि जायसी जो कवि हैं उनको कवि का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में भी ये उल्लेख है। कामायनी का दर्शन बता दीजिए। कामायनी में मैम मतलब शैव दर्शन का प्रभाव है, और उसको समरसता का दर्शन कहा गया है। क्या है समरसता? समरसता मैम ये आनंदवाद की स्थिति है, जिसको महाचिति या आनंदवाद की स्थिति कहा गया है। कामायनी की एक पंक्ति के माध्यम से ये स्पष्ट कीजिए। मैम, ये जैसे कि उन्होंने कहा समरस है जड़ चेतन, याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोई कविता सुनाइए। मैम, मैं अज्ञेय जी की कविता है यह दीप अकेला। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा। यह पंडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह संविधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह मेरा यह मैं द्वितीय अद्वितीय यह मैं स्वयं मैं विसर्जित। रोकना चाहूंगा, ये कविता क्या मैसेज देना चाहती है? यह सर कविता जो है व्यक्ति और समाज के बीच के जो अंतर है उसको स्पष्ट करना चाहती है कि व्यक्ति जो समाज है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है, और तो व्यक्ति अपने निजी अकेले होकर भी आगे अपना योगदान दे सकता है समाज को समृद्ध करने में। समाज को मान लीजिए कि यदि समाज व्यक्तिगत हित को प्रभावित करे नकारात्मक, तब भी क्या समाज का इतना महत्व देना चाहिए? सर, मेरा मानना है कि जो व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है, अगर समाज प्रभावित भी कर रहा है तो वो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे समाज मिलजुल करके जो है सती प्रथा लाया, महिलाओं पे अत्याचार लाया, अभी भी चल रहे हैं, आप देखेंगे सब समाज ही तो कर रहा है। जी तो समाज सर्वोपरि है या व्यक्तिगत हित? सर, मेरा मानना है कि व्यक्तिगत तौर पे ही संविधान किसे मानता है? सर, संविधान अपने जो उसमें समाज या व्यक्ति किसको ऊपर रखता है?
सर उन्होंने समाज और व्यक्ति दोनों को महत्व दिया है। अगर व्यक्ति के दृष्टि से कहाँ पे किया है तो मौलिक अधिकारों में उन्होंने व्यक्तियों की गरिमा और उनके अधिकार को और बात की है। समाज का कहाँ? समाज के लिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में मतलब जो उन्होंने नीति के लिए जो भी समाज जो एक राज्य है अपने राज्य के उद्धार के लिए राज्य के समाज की व्यवस्था के लिए अपने नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। ठीक है, आप जिस टॉपिक में कंफर्टेबल है हमें बोर्ड पर पढ़ा कर दिखाएं। आज का मेरा विषय है काव्य हेतु। काव्य हेतु काव्य के वह तत्व हैं जिनका काव्य सृजन में महत्व होता है। इसके 3 भेद माने गए हैं। पहला है प्रतिभा और दूसरा माना गया है व्युत्पत्ति और तीसरा माना गया है अभ्यास। अगर हम सबसे पहले बात करें प्रतिभा की तो प्रतिभा वह तत्व है जो काव्य सृजन के लिए हर एक व्यक्ति के अंदर स्वयं में होता है। और प्रतिभा के बारे में रुद्रट ने कहा है कि प्रतिभा के 2 भेद होते हैं। रुद्रट ने कहा है कि एक माना है उन्होंने सहजा प्रतिभा और एक माना है उन्होंने उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा वह है जो माना गया है कि जो व्यक्ति के स्वयं के अंदर होती है और जो उत्पाद्या होती है वो समाज से ग्रहण करता है। इसलिए और आगे चलकर राजशेखर ने भी इसके 2 भेद किए हैं। राजशेखर ने इसका भेद किया है। आचार्य दंडी ने कितने प्रकार के काव्य हेतु माने हैं? मैम दंडी ने भी 3 ही माने। उन्होंने सिर्फ जो प्रतिभा है उसको उन्होंने शक्ति कह दिया है। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। उदाहरण देके समझाएंगे आचार्य दंडी के अनुसार काव्य हेतु को? मैम मुझे उदाहरण नहीं याद है इसका। कोई बात नहीं, हमें ये बताइए कि काव्य हेतु जो है जी वो काव्य प्रयोजन से कैसे भिन्न है? सर काव्य प्रयोजन में कि काव्य का क्या मूल उद्देश्य है, उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है उसको देखा जाता है। काव्य हेतु में ये कवि की निजी मतलब कि उसके अंदर रचना के कौन से गुण हैं, किसके आधार पे वो रचना कर सकता है। एक प्रतिभा उसके अंदर होना चाहिए, एक व्युत्पत्ति, उचित अनुचित का विवेक करना और अभ्यास जो निरंतर अभ्यास करता है उससे वो काव्य लेखन करता है। आप हमें छायावाद को पढ़ा के दिखाइए। जी सर इसको साफ कर छायावाद जो अगर हम देखते हैं तो ये प्रगति या द्विवेदी युग के बाद छायावाद आने वाला काल है हिंदी कविता का। इसको स्वर्ण युग भी, आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग भी कहा गया। छायावाद की समय सीमा को अगर देखते हैं तो ये 1918 से लगा के 1936 तक के कालखंड को माना जाता है। छायावाद के बारे में जो उत्पत्ति के संबंध में आचार्य शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह और डॉक्टर नंगेत, इन कई लोगों ने छायावाद की अलग अलग व्याख्याएं की हैं। अगर आचार्य शुक्ल की दृष्टि से देखें तो इन्होंने कहा है कि छायावाद जो है यह पश्चिमी विचार है, या छायावाद जो पश्चिमी फैंटस माटा से होकर के आया हुआ है हमारे यहाँ, जो पहले बंगाल में आया फिर उसके बाद में आधुनिकता। छायावाद का प्रथम कवि किसको कहा जाता है? मैम छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया है और इसके प्रथम कवि के रूप में छायावाद के प्रथम कवि के रूप में मुकुटधर पांडे ही माने जाते हैं। द्विवेदी युग और छायावाद की पृष्ठभूमि में क्या क्या अंतर है? मैम पृष्ठभूमि के स्तर पे देखें तो द्विवेदी युग में क्या है कि ये नवजागरण का काल है। उस समय नवजागरण की परिस्थितियां हैं। ठीक है, हम आपको रोकना चाहेंगे। हरियाणा में एक पुरस्कार चलता है, सूर्य सम्मान पुरस्कार। जी सर। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। हाल में जो आखिरी दिया गया है वो किस व्यक्ति को दिया गया है? सॉरी सर जानकारी नहीं।
एक हरियाणा में नृत्य होता है जो कि हिंदू धर्म के देवता शिव और पार्वती को जो है समर्पित है। उस नृत्य को जानते हैं? सर नहीं। ठीक है, आज का इंटरव्यू हम यही समाप्त करते हैं। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं कमिंग सर। यस, बैठे। कैसा लगा रोहित आपको? सर मैंने बोर्ड टीचिंग का थोड़ा प्रयास किया था, अच्छा अपने मतलब रूम पर अकेले रहता हूँ तो मैं कोई मतलब देखने वाला है नहीं कि कितनी आवाज़ आ रही है कि नहीं। अब देखेगा तो क्यों डरते हैं? नहीं सर, मैं डरता नहीं हूँ, पर वो है कि ना कि जैसे कि कोई फीडबैक मिलता है, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों से मैं आई कांटेक्ट है कि आप कुछ हाँ ना का कुछ जवाब दे रहे हैं, और वहाँ पर कोई नहीं होता है तो एकदम मतलब वैसा लगता है कि मैं कम आवाज़ है, ज़्यादा आवाज़ है, कैसी क्या प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती है। समझ रहे हैं? मोबाइल, हाँ जी, जी प्लीज। मोबाइल है आपके पास? यस मैम। नहीं, इन्होंने भेजा है। जैसे अच्छा, हमने अच्छा। सभी कैंडिडेट को ये किया है कि आप जितना वीडियो देखेंगे हम रिव्यू आपका देंगे। इन्होंने भेजा भी था जी सर। और उसका सुधार हुआ है। जी ठीक है, एक दो चीजें और रह गई हैं जो आपको करना है थोड़ा सा, जी लेकिन ये चीजें रिफॉर्म हुई हैं। अभी हम आएंगे बोर्ड पे जो है। सबसे पहले तो स्टार्ट से आते हैं। स्टार्ट में कुछ गलती हुई थी आपसे? सर, मैं मतलब फिर हिंदी में मैं आई कम इन के लिए मैं मतलब कंफर्टेबल था, लेकिन मैं अचानक से मैंने चेंज किया तो उसमें अलग शब्दों सहज का भी हाँ, हिंदी में ही और आपको सहज बोलना भी है। कि सर जो है पहले बोलना है। हाँ। अगर वाक्य की दृष्टि से देखें तो हाँ। अभिवादन वाक्य पहले है, फिर उसके बाद में पूरा वाक्य है जी जी। कि सर मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इस तरीके से वाक्य है। और वो मैं क्या अंदर आ सकता हूँ ये अलग तरीके का वाक्य। हाँ, तो सही शब्द से बोले। Yes, दूसरी sir. बात यह है कि नमस्ते करना आज भूल गए थे। फिर अचानक जब हल्का आधा बैठ गए थे, बैठने वाले थे, तब आपने सोचा, मतलब एक फॉरगेट हो गया था। तो ये सब चीजें आई कांटेक्ट होते ही तुरंत नमस्ते। ठीक है, उसके बाद ज्यादातर चीजें जो है सही टिक मार्क है। एक जो है ना, आप थोड़ा सा, जैसे अभी देखिए कितना आप सहज बात कर रहे हैं, जी तो दबाव में नहीं उत्तर दीजिए, आराम से। जैसे आप दोस्तों के साथ बात करते हैं ना, बस उसमें इनफॉर्मल हटा के आराम से उत्तर दीजिए, कॉन्फिडेंस से। अनुवाद जैसे आप खुद परिचय में बता रहे हैं, वैसे ज्यादा चांस है कि परिचय नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो आप जो है थोड़ा सा कुछ शब्दों को थोड़ा दिमाग लगा कर सकते, जैसे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट जानते हैं ना, एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट। हाँ सर, अगर उसके हिसाब से देखें पर वहाँ जैसे ये पारिभाषिक शब्दावली है ना, तो जैसे कि आपने अकाउंटिंग वो आप बताइए ऐसे क्या लगते बिना परिभाषित के एडजस्टमेंट का? एडजस्टमेंट के लिए सर मैं हिंदी में उसके लिए कि मतलब अपनी स्थिति। परिभाषा नहीं, शब्द क्या शब्द क्या यूज करेंगे? सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा हिंदी। हाँ, ये दिक्कत है। तो खैर थोड़ा बहुत कोशिश करना है इसके लिए। ठीक है, जी समायोजन वैसे होता है इसमें। समायोजन। आंसर टू द पॉइंट आप रखिए। ठीक है, और 3 बार अपने आंसर में आपने मतलब शब्द बोला, मतलब ये होता है, मतलब वो होता है, मतलब ये, इस टाइप से थोड़ा सा गैर जरूरी शब्दों से जितना दूर रहेंगे ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इससे कोई बहुत नकारात्मक इंटरव्यू प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है वो ध्यान ही ना जाए, लेकिन आप कोशिश करिएगा कम हो जाए तो ठीक है। सर 2 मिनट। जी। जैसे मैंने पूछा था आपसे नंबर और रामविलास शर्मा जी से तुलना कीजिए, तो आपने टू द पॉइंट ना बताकर आप शाही जी के अनुसार मतलब इस तरीके से घुमा रहे थे। 2 पॉइंट बता दीजिए कि ये भिन्नता है, ये समानता है, बस बहुत है। जी सर हाँ, और रिसर्च पे थोड़ा सा और अच्छे से काम कर लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड पर आते हैं। देखिए अभी जो कमी रह गई है, मेन जो कहा जाए पूरे इंटरव्यू का एक जिसे जल्दी करना, वो है बोर्ड को लेकर। जी बोर्ड में भी ये पूरा क्राइटेरिया हमने बना रखा है। या एक आप समझिए कि जब मार्कर आप उठाएं जी तो धन्यवाद बोलना है। ठीक है,
इसको पूरा आप स्किप कर दिए, उठा के लिखना शुरू कर दिए। वो बड़े हैं, सम्मानित हैं, नंबर तुरंत देने वाले हैं 5 मिनट के अंदर, समझ रहे हैं ना? तो सम्मान देने में क्यों हम कसर करें? धन्यवाद सर। ठीक। क्लास और पैनल किसको पढ़ा रहे हैं तो 1 सेकंड लगेगा, जल्दी जल्दी में, मतलब आप अनुमति ले सकते हैं, कोई खराबी नहीं उसमें। भूल जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लेने में फायदा है। आपका नॉलेज ठीक दिखा, एनर्जी आपने ठीक दिखा है वहां पर। मिटाने के लिए आज आपने पूछा नहीं, बस उठाए डस्टर मिटा दिए, बिना पूछे नहीं मिटाना है। ठीक है, मतलब जो लास्ट में मैं लिख के रखा हूँ वो भी कुछ भी मिटाए बिना परमिशन के नहीं। उस रूम में कुछ भी हो रहा है ना, वो बिना उनकी परमिशन से नहीं होना चाहिए। एक इसमें जो अभी जो ज्यादा सुधार करने की जरूरत है वो है लिखने बोलने के बीच में संतुलन। ठीक है, ये जब आप पहला टॉपिक पढ़ा रहे थे तो आप एक टॉपिक लिख दिए और फिर बताने लगे थे, मतलब बहुत ज्यादा टाइम ले लिए थे कि आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। थोड़ा सा बैलेंस बनाइए कि जब समझाइए भी तो उसको लिखते हुए समझाइए। ठीक है, क्योंकि टाइम 1 ही 1.5 मिनट देंगे वो लोग, तो उसी बीच में पूरा बैलेंस बना लेना है। ओके, इसमें घबराने वाली बात नहीं, बहुत हद तक ठीक है। जैसे आपका जो एनर्जी लेवल है ये बूस्ट अप हो गया है, नॉलेज ठीक है, एक ही यही बस रह गया है लिखने बोलने का संतुलन। अगर ये कर लेते हैं तो फिर कंट्रोल हो जाएगा। और जो आप वीडियो भी हमारे पास भेजें, कोशिश करिए कि वो 1.5 मिनट 2 मिनट से ज्यादा तो नहीं हो। जाते वक्त जो है फिर एकदम धीमा पड़ जाते हैं, कोई अपराध तो किए नहीं है, तो इंटरव्यू इतना अच्छा दे के जा रहे हैं तो पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, नमस्ते सर, नमस्ते मैम, तेज में फिर जाइए। ठीक है, चलिए बाकी सब चीजें ठीक है, ड्रेस वगैरह में कोई कमी नहीं रह गई है, एकदम फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आपसे जब अंत में ये लगभग क्वेश्चन रिसर्च वालों से बनता है कि आपकी जो रिसर्च है वो समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो आप इसका सिद्धांत के रूप में उत्तर दे रहे हैं, जो आप बार बार शाही जी को इंक्लूड कर रहे हैं। आप बताइए कि आज का मानव किस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो आप शाही जी ने जिस प्रकार के मानव का वर्णन किया है, दोनों की तुलना कर दीजिए, उपयोगी हो गया है ना, उसको जोड़िए वर्तमान से। ठीक है, निष्कर्ष 2-4 लाइनों में ही आप पूरी रिसर्च का बता दीजिए बस। मैम, जो जैसे सामान्यतः जो हमारे साहित्य के जो विषय हैं, अब उसमें आलोचना है, कविता तो जैसे कि उसका तो कुछ महत्व दिखाई भी देता है। हिंदी आलोचना अकादमिक जगत का ही विषय रहा है, उसके अलावा उसको ना ही कोई पाठक वर्ग पढ़ता है, ना ही कोई उसको रुचि के लिए कोई पढ़ना चाहता है। आलोचना में भी शाही जी एक काल के कवि रहे हैं। ठीक है, तो शाही जी ने उस काल के मानवीय परिस्थितियों का भी वर्णन किया है, जैसे आपने लघु मानव बताया, लघु मानव किन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहा है, आज का मानव भी किन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहा है, बस उन्हीं को जोड़ के आप निष्कर्ष बता दीजिए, है ना? ठीक है, ठीक है, आप ये ले लीजिए। क्या सर? थैंक यू सर, थैंक यू। ये पेपर